गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास चौहान। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैंने वीडियो जो पढ़ाया था पीछे, उसका कुछ सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन आपके सामने रखूँगा। तो आइए देखते हैं। पहले हमने आप लोगों को जो है परिभाषा के तौर पे दिखाया भी था कि संगलन क्या होता है। ठीक है, संगलन हमने बताया था जो गलने के जो है प्रक्रिया करता है, यानी ठोस से किस में आता है बाबू, ठोस से द्रव। आप देख रहे हो ठोस से किस में आ जा रहा है, द्रव अवस्था में। तो हमने क्या बोला था, उसको संगलन बोला था, यानी मेल्टिंग पॉइंट बोला था। ओके, अब अगर मैंने क्या ले लिया बाबू, बर्फ़ ले लिया, तो बर्फ़ को हम क्या करेंगे, आप इतने डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो, गलनांक करते हो। तो क्या करता है, गल के ठोस से किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में, यानी किस, जब आप इतना केल्विन पे लेते हैं तब। ठीक है, अवस्था में परिवर्तित को हम क्या करते हैं, गलनांक कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब आगे आते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। मैंने बताया था कि आपका जो है किसी भी जल को आप लोग गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा निकलने लगती है और वो कनेडीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यानी क्या आप लोग जानते हैं, कनेडीय एनर्जी मतलब होता है गतिज ऊर्जा। वो क्या करने लगता है, उसके पार्टिकल गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं। जैसे मैंने लिया एटम ठोस अवस्था में आपका कर लिया था, है ना, ठोस में लिया था पूरा पार्टिकल, एक दूसरे से क्या थे, एकदम कस्टम थे, मजबूती से पकड़े थे, स्ट्रॉन्ग था। यह ठोस था तो इसका जो है प्रबल बल लग रहा था, आकर्षण बल बहुत मजबूती से पकड़ा है इसको। तो मैंने इसको ठोस को मैंने क्या कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट, यानी क्या है, बर्फ़ है, मान लेते हैं क्या है बाबू, बर्फ़ है। ओके, जब ये बर्फ़ है तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको गर्म किया। तो जब गर्म किया तो क्या हो गया, इसमें कुछ तो गतिज आएगी, क्या आई होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब ये गतिज ऊर्जा में जब आई तो किस अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में, यानी इसके पार्टिकल भी दूर दूर होने लगे। जब इसके पार्टिकल दूर दूर होने लगे तो इससे पता चल गया कि इसमें प्रबल बल ना लगकर क्या होने लगा, दुर्बल होने लगा। आकर्षण बल कैसा होने लगा, दुर्बल होने लगा। और जब मैंने इसको किया तो अब इसके पार्टिकल और दूर दूर हो गए, है ना। जब और दूर दूर हो गए, ना तो इसमें कोई प्रबल है ना तो दुर्बल, ये बहुत कमज़ोर, यानी इसमें कुछ भी नहीं आपका बचा, इसमें आकर्षण बल आपका लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें आकर्षण बल काम ही नहीं करेगा, इसके पार्टिकल लगभग फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन में हमने बताया था ऊष्मीय ऊर्जा क्या, ये बात करते हैं किसी बर्फ़ की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। सोच लीजिए, अगर आप कोई बर्फ़ लिए हैं, उसको बाहर निकाल दिए, वातावरण में रख दीजिए, वो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। ठीक है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम पर ही क्या होने लगता है, वाष्पीकृत होने लगेगा। मैंने बोला था कि बाबू अगर कोई ठोस है, अच्छे समझिएगा, ठोस है, द्रव अवस्था में आता है, द्रव से गैस अवस्था में आती है। ओके, लेकिन ये यहाँ जब इसको ताप देता है तो यहाँ पर गलनांक होता है, क्या होने लगता है बाबू, गलनांक। जब इसमें मैंने और ताप दिया, यदि मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ बाबू, तो समझ जाइएगा द्रव गैस अवस्था में जब आती है तो समझिएगा यहाँ पर क्या है, क्वथनांक होने लगा। किस में होने लगा, क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस पे करूँगा तब। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही क्या होता है, मान लीजिए मैंने कपड़ा लिया है, उसको क्या किया, भिगो के डाल दिया है किसी एक रस्सी पे धूप में, तो वो क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। उसके जो जल वाष्प होते हैं उड़ने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर क्या होने लगा आपका, तो वाष्पीकृत होने लगता है। जब वाष्पीकृत होने लगता है, यानी क्वथनांक तभी आपका होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस हो या उससे अधिक होने लगे, तब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह का आपका कंडीशन ऊष्मीय ऊर्जा में आई है। ठीक, हमने समझाया भी किसी बर्फ़ की गलने की प्रक्रिया में
तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आइए आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने पूछ दिया आपका, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है, आपको किस में करना है, सेल्सियस में, ध्यान दीजिएगा। और मैंने बताया कि 273 होता है। ठीक है, आपका इस पर होता है 273, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना है बाबू, सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे, 273 लेस देन कर दोगे तो आपको आ जाएगा आपका आंसर, किस में, सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 9 कितना है, 293 केल्विन है, माइनस लेस देन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना। तो आप कितना घटा दोगे, 273, आइए आपका फिक्स है वैल्यू। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से निकाल के देखते हैं तो क्या हो गया है, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 0 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में बदलना है, केल्विन में, मतलब के, सिंबल इसका क्या है, के। अब सोचिए, तो अगर मैंने इसमें से 273 घटा रहा हूँ तो अब क्या कर रहा हूँ, केल्विन, यानी आपकी केल्विन जो पॉइंट थी ये वाली, मैंने क्या कर रहा था, 273 लेस देन कर रहा था। जब आपको इसको सेल्सियस को आपको किस में बदलना होगा, केल्विन में, तब आप 273 ऐड कर दोगे। जब 273 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और इसमें से ऐड कर दोगे 9, और यहाँ हो जाएगा 2, इतना 298 केल्विन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इस तरह प्रश्नों को हल करिएगा, आसान तरीका है एकदम। अब इसमें आप क्या करोगे, अगर इतने डिग्री सेल्सियस पे है तो सोचो केल्विन कितना होगा, यानी जब भी आएगा तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन अधिक आता है, इधर जानते रहिएगा। ठीक है, तो 273 केल्विन प्लस, ठीक है, मतलब क्या है, क्या बोलते हैं, सेल्सियस है, सी मतलब सेल्सियस होता है। ठीक है, अब 273 ऐड कर दो बाबू, तो कितना आएगा, 33। ठीक है, 1 पैलेस वाले को 1 पैलेस की जगह जोड़ेंगे, 2 पैलेस को 2 जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 आपकी कैरी आई, 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 5। क्या हो गया, केल्विन में चेंज। इस तरह आपको लगाना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना तो कोई इसमें फार्मूला ज़्यादा यूज करना आपको है, फार्मूला नहीं है, तो आपको चेंज करने की विधि यही होती है। ठीक, निम्नलिखित पदार्थों को क्या करना है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के क्या करना है, व्यवस्थित करना है, जल, चीनी, ऑक्सीजन। अब सोच लो, पदार्थ है, पदार्थों को किस में करना है, जिसमें आपका आकर्षण बल अधिक लगता हो, उस तरह आपको व्यवस्थित करते जाना है। तो आप सोच लो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में आकर्षण बल बहुत कम होता है, मैंने दिखाया हूँ, देखो कम होता है। मैंने बोला ना, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, अभी बताया पीछे, आपका यहाँ पर आकर्षण बल कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन उससे जब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर दे रहे हैं, तो क्या होने लग रहा है, दुर्बल, यानी इसमें क्या है, आकर्षण बल लगने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या होने लग रहा है, लगने लग रहा है। ठीक है, जब लग रहा है तो क्या आ जाता है, फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, और ठंडा कर रहे हैं। जब और ठंडा कर रहे हैं तो ये किस में आ जा रहा है, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ऑक्सीजन पहले लिखेंगे आप लोग, ऑक्सीजन, ओके, फिर इससे ग्रेटर, मतलब आकर्षण बल इसके बाद किस में अधिक लगता है, चीनी, क्योंकि ठोस नहीं, चीनी नहीं, किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था आती है। इसके बाद आप लोग जानते हैं क्या है, गैस अवस्था में। जब गैस अवस्था से आ जाएगी किस में, द्रव अवस्था में, क्या आ जाएगा, जल। तो क्या ले आप लोग, जल। फिर इससे ग्रेटर देन किस में आकर्षण बल अधिक लगेगा, चीनी। आप लोग जान रहे हो चीनी क्या है, ठोस अवस्था है इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आइए आगे बताते हैं। पदार्थ की परिभाषा दीजिए आप लोग। मैंने बताया था परिभाषा इसकी, मैंने ये बताया था पदार्थ की परिभाषा में कि प्रकृति का वह घटक जो स्थान घेरता हो, है ना, क्या घेरता हो बाबू, स्थान घेरता हो। सोच लीजिए, स्थान घेरता हो, उसका आभार हो। ठीक है, और उसे हम क्या करें, देख सकते हैं और वो छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हमने ये परिभाषा डिफाइन किया है आपके सामने अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं
तो अब आते हैं, इसको अरेंजमेंट करना है। क्या करना है, हमने इसको व्यवस्थित किया था, अरेंजमेंट किया था, अब इसको अरेंज करना है। क्या करना है, ठोस, द्रव और क्या है गैस अवस्थाओं में से किसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और किसमें स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। समझ आ रही है। तो गतिज ऊर्जा मैंने बताया कि किसमें आपका सबसे ज़्यादा होगा, जब वह कोई भी पार्टिकल मैंने उठाया। आइए ऊपर देखते हैं, ऊपर समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। ओके, आइए देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला बाबू कि अगर आपका ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में किसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, किसमें कम होती है और किसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, उसको हम दिखाना। ये ठोस है बाबू, क्या है, ठोस है। ये क्या है, द्रव है। ये क्या है बाबू, गैस है। ओके, जब ठोस है तो सोच लीजिए एकदम ठोस अवस्था में है, दिख रहा है, ठोस अवस्था में है। जब मैंने इसको हीट किया, हीट आप लोग जानते हो यानी गर्म किया यार, समझ जाना, गर्म किया। जब मैंने गर्म किया तो क्या हो गया, द्रव अवस्था में आ गई बाबू। द्रव अवस्था में आई तो यानी आप लोग देख रहे हो इसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, उबलने लगता है। आप तभी उबाल पाओगे जब इसके कण दूर दूर हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे क्या करते हैं, संवेदित करते हैं, गर्म करने की क्षमता करते हैं। अब यहाँ करते हैं, जब इनको और गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में आ जाता है बाबू, इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। देखो ये चैप्टर बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे तो एकदम मज़ा आएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ कि इस समय आपका गतिज ऊर्जा बहुत नगण्य है, कुछ भी नहीं यार। गतिज ऊर्जा आपका क्या है, नगण्य है, आपका यहाँ पर नगण्य है। जब मैंने इसको हीट किया तो किस में आ गया बाबू, गतिज ऊर्जा में, तब यहाँ पर आपका काम करने लगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का आप लोग सूत्र जानते हो, K बराबर 1/2 mv²। इसके द्रव्यमान पर, इसके वेग पर क्या कर रहा है, आधारित है कि इसका जो है पार्टिकल का कितना द्रव्यमान है और उसका वेग कितने वेग से जा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी को दिखाता है। ठीक है, अब इसको हमने गर्म किया तो किस में आ गया, अलग अलग कण हो गए ना, अलग अलग जब कण हो गए तो आपको पता चल रहा है कि गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है ना। गतिज ऊर्जा सबसे क्या होती है, अधिक होती है, किसमें, गैस में। ठीक है, ओके, अब समझ आया। तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे क्या, गैस में। किस में लिखोगे बाबू, गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये नहीं लिखना कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल एकदम क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं, उसमें कुछ भी आप क्रियाशील नहीं कर सकते। गतिज ऊर्जा उसी कहते हैं जो चलता है, चलना स्टार्ट करता है, और स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं जो स्थिर होता है। अब यहाँ समझ आया। अब ये क्या है, जो गतिज थी वो अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इससे द्रव से मैंने कन्वर्ट कर दिया ठोस में। अब सोचो, अब सभी कण क्या हो गए, स्थिर हो गए। जब स्थिर हो गए यानी इसमें कोई भी गति होगी, इसके पार्टिकल में कुछ भी गति नहीं होगी बिना हीट किए हुए, तो ये क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी क्या होता है, सबसे अधिक किस में लगता है ये स्थितिज ऊर्जा, ठोस में। आप क्या लिखोगे बाबू, ठोस में। क्या लिखना है आपको, ठोस में। स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है किसमें, ठोस में। ओके, तो अभी कुछ प्रश्न और हल करा रहे हैं, देखिए। तो बच्चों आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने पांचवा बताया, छठवां देख लीजिए आप लोग। द्रव के आंतराणुक आकर्षण बल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपको मुझे ये दिखाना है कि द्रव्य, मैंने बताया था द्रव्य मतलब होता है तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो मैंने क्या बताया कि आंतराणुक मतलब आंतराणुक आकर्षण बल, ताप, अगर आप उसमें ताप दे रहे हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने यही बताया था आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो इधर देखिएगा। यह ठोस है, इसके कण पास पास है ना, जब कण पास पास है, जब मैंने कहा ताप दूंगा, क्या दूंगा बाबू, ताप। जब मैं ताप दूंगा तो ये गलना स्टार्ट कर देगा, तो जब गलेगा तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव।
जब द्रव अवस्था में आएगा तो इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, यानी फर्स्ट टाइम इसमें आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। आकर्षण बल आपका प्रबल होता है, समझ आ रहा है, प्रबल आकर्षण बल इसमें प्रबल होता है। जब मैंने इसको ताप दिया, हीट किया, तो इसके प्रबल बल क्या हो गए, थोड़ा कम हो गए। तो यानी आकर्षण बल थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। समझ आ रहा है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, द्रव का आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग समझिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको हमने गर्म किया, सोचो हीट कर दिए, फिर ताप। तो जब हीट किए तो फिर किस अवस्था में आ गया, गैस अवस्था में। किस अवस्था में बाबू, तब इसका क्वथनांक हुआ चाहे 100 डिग्री, यानी द्रव को हमने गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो किस अवस्था में आ गया, गैस। और जब गैस अवस्था में आए तो सोच लीजिए बाबू कि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर, यानी वे फ्री अवस्था में आ जाते हैं। क्या होने लगते हैं, स्वतंत्र अवस्था में हो जाते हैं, अब उड़ने लगते हैं, यानी उनकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन जिस आकार में हम उसको क्या करते हैं, मान लीजिए किसी झिल्ली में ले लिए, मान लीजिए किसी आपको क्या किए, किसी टायर में हमने क्या किया, ट्यूब में हवा भरा, तो उस आकार को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है जैसे में। ठीक है, तो इसी आकार में क्या होता है, उसकी हवा अगर अचानक टूटता है तो क्या होता है, पूरी फैल जाता है। दिखता थोड़ी है कि हवा कहाँ है, ऐसा दिखता नहीं है, कि महसूस करते हैं आप लोग कि हाँ हवा निकली अचानक। ओके, तो इसके कण क्या हो गए, दूर दूर, यानी इससे पता चल रहा है इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल इसमें सबसे कम लगा होता है, आकर्षण बल। ठीक है, क्या बल। ओके, तो आप लोग समझ आया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह का आपके सामने होगा, जब आप ठोस है तो इसको द्रव में बदले तो क्या हो गया, आकर्षण बल कम हो गया। यहाँ थोड़ा सा और दिए तो और कम हो गया, यानी दोनों अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आप लोग समझा पाओगे, लिख देना अच्छी तरह से। जब हम ताप देते हैं तो ठोस अवस्था में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। जब हम उसमें ताप देते हैं तो किस अवस्था में, द्रव में आता है, द्रव में तो उसका आकर्षण बल कम हो जाता है। फिर देते हैं तो गैस अवस्था में आता है तो और कम हो जाता है ना। समझ आ रहा है तुम लोग, ठीक है, आप लोग समझते जाइएगा, अच्छा समझ आएगा। तो इस तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका आयतन निश्चित नहीं होता है। सोच लीजिए, मैंने बताया था कि ठोस द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है। मैंने ये बोला था ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार, आकृति, आयतन तीनों क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। और इसमें इंटरमॉलिक्यूल जो होता है बहुत कस्टम होता है, मजबूती से पकड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। यानी आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसके कण पास होते हैं। द्रव की क्या है, ठोस की परिभाषा है। तो आप लोग दिक्कत नहीं होगी, एकदम डीपली समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं द्रव। द्रव के क्या होते हैं, जब आप हीट करोगे तो इसकी कण क्या होने लगती है, दूर दूर होने लगती है। जब दूर दूर होने लगेंगे तो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। जब द्रव अवस्था में आते हैं तभी तो बहाव बनता है, उसमें फ्लोइंग होने लगती है, यानी बहने की क्रिया होने लगती है, प्रक्रिया करने लगे, यानी उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर होने लगते, यानी भागने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो उनको पकड़ के रखने वाला चीज़ जो होती है, बल होता है, वो उसको पकड़ नहीं पाता है, वो भागने लगता है। तो इसके क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करने, यानी आकर्षण बल वहाँ पर कम हो जाता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक कि इससे होता है। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि आयतन इससे होता है। तो आप लोग समझ रहे हो कि अगर मैं जिस बर्तन में पानी रखूँ उसका आयतन ग्रहण कर लेगा, यानी उस आयतन के बराबर हो जाता है, तो उसको हम द्रव बोलते हैं। और ठोस जैसे आ गया, आपने आकार आकृति दिया, उसका आयतन ले लेगा। तो ठीक, अब इस क्या हुआ, इसके बाद गैस में जब आए तो ये तीनों कंडीशन यानी किसी अवस्था में नहीं, मतलब किसी के आकार में नहीं पाया जाएगा, ना तो ठोस में होगा, ना तो द्रव। यानी आप लोग समझ पा रहे हो, ना तो निश्चित होगा, ना तो आकार आकृति निश्चित, तीनों नहीं निश्चित होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था।
तो आपको समझ आई होगी कि निम्नलिखित में से किसका आयतन निश्चित नहीं होता। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा किसका, गैस का। किसका बाबू, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं आयतन निश्चित नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्या है, नवसादर गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। सिंपल सा, मैंने बताया था ठोस अवस्था में था, ये आपका नवसादर ठोस अवस्था में होता है, यानी NH4Cl होता है। जब आप गर्म करते हो तो डायरेक्ट किस अवस्था में आ जाता है, गैस में। किस में नहीं आता, वो द्रव अवस्था में नहीं आता है, ये जानते रहिएगा। किस में आता है, डायरेक्ट गैस अवस्था में। तो आपको पता चला होगा कि ऐसा होता है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमोनिया की बोतल, अब अमोनिया की बोतल जो है फ्री अवस्था में नहीं रखी जाती है, तो उसकी गंध जो है चारों तरफ फैल जाती और आपको अजीब प्रकार से महक आती, तो आप सह नहीं पाते उसको। तो इसलिए क्या करते हैं, अमोनिया की बोतल को क्या करते हैं, खोलने पर इसकी गंध तुरंत ही सारे कमरे में फैल जाती है। सोच लीजिए, आपने खोला और सारे कमरे में क्या होती है, तुरंत फैल जाती है, यानी उड़ने लगता है। उसका कोई भी लिक्विड आपको दिखेगा नहीं। तो आपको क्या पता चला, इससे क्या प्रकट होता है, आप यही कह पाओगे कि आपका जो ठोस अवस्था थी, यानी मैंने बंद करके रखा था, उस किस में आ गई बाबू, गैस अवस्था में, ऊर्ध्वपातन में आ जाती। इसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है। तो ये क्या है, गैस अवस्था में बाबू। अमोनिया क्या है, गैस अवस्था में, बोतल में होती है। यानी क्या है, अगर आप बोतल में नहीं रखोगे तो फ्री अवस्था में हो जाती है, यानी वे क्या होती है, फ्रीडम होती है। मैंने बोला था गैस आप कहीं आपको खोल दिया अचानक, तो क्या है, फ्रीडम हो जाती है। ठीक है, उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी क्रिया करने लगती है हर जगह। तो अगर मान लीजिए मैंने बताया कि जो टायर होता है, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, उसमें क्या करते हैं, हवा भर के उस टायर को कवर करते हैं। तो सोच लीजिए अगर वो अचानक जब टूटता है, यानी ब्लास्ट होता है, तो क्या होती है, सभी हवाएं क्या होती है, निकल जाती है अचानक। तो आपको पता चला यार सब हवाएं जो है निकल गई अचानक। तो आपको क्या पता चला, या वो ये भी पता कर पाते हो उसकी सुगंध लेके कि यार ये कौन सी गैस रही होगी, तो आप लोग पता कर पाते हो। इसी प्रकार से अमोनिया, अगर अमोनिया निकलती है तो पता चलती है, इसकी गंध इस तरह होती है। तो ऑक्सीजन में जहाँ तुरंत आई तो समझो क्या हो गई, फ्रीडम हो गई, और तुरंत आपको पूरी कमरे में क्या होता है, फैल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैस अवस्था होती है। तो इसको क्या, इससे क्या पता चलता है कि ये स्वतंत्र अवस्था प्रकट कर लेता है। इससे आपको पता चलता है कि अमोनिया खोलते ही क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था प्रकट कर लेता। तो यही हमने बोला कि अमोनिया की बोतल को खोलने पर इसकी गंध तुरंत ही सारे कमरे में फैल जाती है। इससे क्या प्रकट होता है, तो वही हमने बोला कि ये स्वतंत्र अवस्था में होती है। इसलिए ठीक, किस अवस्था में पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला कि आयतन निश्चित होता है, तो आप लोग देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, ठोस और द्रव में, किस में, ठोस और द्रव में। लेकिन किस में निश्चित नहीं होता, आकार नहीं होता है निश्चित, गैस और द्रव दोनों में नहीं होता है। ध्यान रहे इस बात की। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक स्थान सबसे कम होता है। मैंने बताया था कि अंतराणुक किस में सबसे कम होता है, ठोस में। ध्यान रहे इस बात को, मैंने क्योंकि पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था किस में होता है, ठोस में। ठीक है, उसमें उसके कण बहुत पास होते हैं और द्रव के थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। देखिए अंतराणुक है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अणु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। पूर्ण मतलब, अब सोच लो, मैंने बताया था अभी ऊपर ही बताया कि जो गैस होती है वो तुरंत स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं, यानी उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो ये क्या हो गया, गैस। आप लिखो दोगे, क्या लिख दोगे, गैस। चलिए अगला क्वेश्चन को आपको खुद टारगेट देना है, कि मतलब कि ये आपको अगला क्वेश्चन खुद करके आना है और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर देखिए, हमको बताइएगा क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, ये आपको खुद बताना होगा।
कमेंट बॉक्स में आप इसको भेज दीजिएगा आंसर, हम देखेंगे अब पूछेंगे भाई सही है कि गलत। चलिए आगे देखते हैं। निम्न तापों को सेल्सियस में बदलिए, क्योंकि हमने ऊपर बताया था, इसको खुद आपको बदलना है, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए ये आपका लेसन एकदम समाप्त हुआ प्रश्न के साथ, क्वेश्चन के साथ। चलिए